ओके, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है सबसे पहले? तो इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट अश्योरेंस है, ठीक है, किसके ऊपर? तो ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, कि हमारे इंटरनल कंट्रोल कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो हम दो चीज़ों के ऊपर अश्योरेंस देते हैं, एक हमारे इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस के ऊपर और दूसरा हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर, ताकि हम इन्हेंस कर पाएँ क्या चीज़? अपना गवर्नेंस और अचीव कर पाएँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये बेसिक हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इसके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है? तो देखो, इंटरनल कंट्रोल है तो एक तो अपने इंटरनल ऑडिट है, तो हम क्या करने जाएंगे? इंटरनल कंट्रोल चेक करने जाएंगे सबसे पहले। दूसरा, हम फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। तीसरा, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को रिव्यू करेंगे। चौथा, हम लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं वो चेक करने जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट करेंगे एंड गवर्नेंस के जो भी रूल्स वगैरह हैं, एथिक्स वगैरह, वो फॉलो करेंगे। तो टोटल में यहाँ पे कितने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप होगा? 6। इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, लॉज एंड रेगुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। इसके बाद इंटरनल ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? क्या सारी कंपनीज़ को अपने यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर रखना है, सबको इंटरनल ऑडिट करानी है? तो नहीं, क्या बोला है? सबसे पहले सारी लिस्टेड कंपनी, सब उन लोगों के लिए कंपलसरी है। दूसरा, जितने भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 50 हमारा पेड अप शेयर कैपिटल, 100 क्या है हमारा लोन ऑन बोरोइंग्स, एंड 200 हमारा क्या है? टर्नओवर। तो 25, 50, 100, 200। 25 डिपॉजिट, 50 पेड अप शेयर कैपिटल, 100 हमारा आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग, और 200 हमारा टर्नओवर। ये सब देखना है। और बस पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर देखोगे, और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग हमारा जो है डिपॉजिट, वो आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखोगे, ठीक है। इसमें से कोई भी एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो यू हैव टू कंप्लीट द प्रोविजंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट। इसके बाद बोला गया है क्या? ये 2 पॉइंट हो गए। एक हो गया सारी लिस्टेड कंपनी, दूसरा हो गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तीसरा बोला गया है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी? प्राइवेट कंपनी वो जिनमें से 100-200 का लिमिट लग रहा हो। 100 हमारा क्या था? आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग्स, और 200 क्या था? हमारा टर्नओवर। तो इन लोगों के लिए क्या हो जाएगा? इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है। तो इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? तो सिंपल बोलने जाए तो कोई भी बन सकता है, सिंपल सा, ठीक है। सीए हो, सीएमए हो, जो भी बोर्ड को लगे कि भाई ये प्रोफेशनल एलिजिबल है, उसको हम बना सकते हैं। जो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पर वी विल ट्रीट हिम एज अ पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट, और ना कि हम उसको एज अ असिस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है, इंटरनल ऑडिटर आप बन गए तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको क्या क्या करना रहेगा। आपको सबसे पहले तो देखो, आप इंटरनल ऑडिटर हो तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे। तो सबसे पहले काम क्या है कि चेक करो कि मेंटेन करो एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है या नहीं है। फिर उसका कंटिन्यूस एग्जामिनेशन करते रहो, जो भी आपका प्रोसीजर वगैरह है उसका, एज वेल एज आप क्या करोगे? आप सेफ गार्ड लगाओगे ऑन द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बिजनेस के लिए? असेट। तो आप असेट पे ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये आपका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। फिर उसके बाद जाके आप जो भी काम करोगे वो इंडिपेंडेंटली काम करोगे। देन उसके बाद आपको डाइवर्ट नहीं होना है अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। देन उसके बाद आप सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे, और अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगता है, कोई डेफिशिएंसी मिलती है आपके नोटिस में आती है, तो आप वो अथॉरिटीज़ को बताओगे, उसको ठीक करने को बोलोगे, ठीक है। देन उसके बाद आप मैनेजमेंट के साथ भी क्लोजली रिलेटेड रहोगे, ताकि आप अप टू डेट रहो, उनको बता पाओ चीज़ों को। और लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड रहने का मतलब कि आप इंडिपेंडेंट का स्टेटस छोड़ दो। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये हो गया क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। इसके बाद बोला गया है फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। ये तो काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर को करना क्या क्या पड़ेगा? तो दे आर टोटल में 7 फंक्शंस जो यहाँ पे बोले गए हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है? तो सबसे पहले हमारा आता है आपको क्या चीज़ क्या काम करोगे, फंक्शन जब परफॉर्म करोगे। तो सबसे पहले रिव्यू करोगे। रिव्यू किसका करोगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, उसके प्रोसीजर का।
जो वहाँ से हमने पॉइंट से ना कुछ कुछ यहाँ पे वैसे उठ के आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, आप रिव्यू करो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और प्रोसीजर्स को, ठीक है, क्या वो कॉस्ट बेनिफिट है कि नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, थ्रू आउट द पीरियड काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है तो स्पेशल अटेंशन दो, वो सब। उसके बाद असेट्स के लिए बोला गया था, तो आप कस्टोडियनशिप लोगे और सेफ गार्डिंग करोगे असेट्स का, मतलब रिव्यू करोगे हुआ एज अ कस्टडी, ठीक है। तो सारे असेट्स हमारे अकाउंट फॉर होने चाहिए, रिव्यू करने जाओगे कि भाई सारे असेट्स सेफ गार्ड है या नहीं अगेंस्ट लॉस फायर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप कंप्लाई करोगे जितने भी लॉ आपके कंपनी के या फिर इन जनरल प्लान पॉलिसीज़ जो सब कुछ बने हुए हैं वो देखने जाओगे। इसके बाद आप देखने जाओगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी रिलायबल एंड दैट शुड हैव सम रेलेवेंस, ठीक है। तो आपकी रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी देखनी है आपको फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो आप मैनेजमेंट को दे रहे हो और बाकी के अदर एक्सटर्नल एजेंसीज़ को देने जा रहे हो। तो ये हो गए हमारे 4, क्या क्या बोला मैंने अभी, इंटरनल कंट्रोल, दूसरा बोला सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, तीसरा बोला मैंने प्लान प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन, एंड चौथा बोला मैंने रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये हो गया। इसके बाद एक 5th पॉइंट आता है दैट इज़ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उनका क्या करना है, रिव्यू करना है, अप्रेजल करना है। ये अपने आप में एक अलग पूरा पॉइंट है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। दैट इज़ आप रिव्यू करोगे तो आप उस टाइम पे क्या क्या देखोगे, तो आपको देखना है कि भाई जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आपका कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या नहीं है, बोथ शुड बी इन हार्मोनी, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या देखने जाओगे, सबसे पहले आप ये देखोगे, देखिए कंपनी में क्या क्या काम होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से ग्रुप करके मैनेजरियल कंट्रोल के हिसाब से दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो फर्स्ट आपका क्या है, वो है कि एक्टिविटीज़ देखो एंटरप्राइज़ की कि वो प्रॉपर्ली ग्रुप है या नहीं है फॉर द मैनेजरियल कंट्रोल, वो देख लिया। फिर उसके बाद देखो कि भाई कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो देखो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, उससे आपको पता चल जाएगा कि किसी के पास ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, वो अनड्यू डोमिनेंस तो नहीं कर रहा, वो देख लिया। फिर हर बंदे के नीचे कितने लोग आ रहे हैं, मतलब किसके पास कितने एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, तो नेक्स्ट हम वो देखने जाएंगे। इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी हुई है वो ऐसा तो नहीं है डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, ट्राई करो कि उसको अवॉइड करो, और अगर आप अवॉइड नहीं भी कर सकते तो आप एक फिक्स कर दो कि ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाकी को आप बोल दो कि ये आपकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन उसके बाद ये देखो कि हाउ द मैनेजमेंट डेवलप द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो टोटल में 5 पॉइंट्स हो गए। क्या क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैंने फर्स्ट बोला कि ये देखना है आपको कि एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया गया है या नहीं, दूसरा बोला मैंने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, तीसरा बोला मैंने कि कितने लोगों को एक जना कंट्रोल कर रहा है, चौथा बोला मैंने डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, और पाँचवा मैनेजरियल डेवलपमेंट। ये पार्ट है किसका, ये पार्ट है हमारा जब हम रिव्यू करने जाते हैं किसको, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, तो उस टाइम पे हम क्या क्या देखेंगे। तो हमारे टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है कि फंक्शन क्या क्या है एज अ इंटरनल ऑडिटर। तो उसमें चल रहा था इंटरनल कंट्रोल देखना, सेफगार्ड्स ऑफ असेट का रिव्यू करना, प्लान प्रोसीजर्स को कंप्लाई करना, एंड रिलायबिलिटी और रेलेवेंस देखना इन्फॉर्मेशन का, एंड उसी में आता है हमारा 5th पॉइंट दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आता है कि जो रिसोर्सेज है आपके पास वो आपका उसका यूटिलाइजेशन ठीक हो, तो आपको उसके लिए जो अपने यहाँ पे कुछ SOPs बन के रखे होंगे वो आपको कंप्लाई करने हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए। इसके बाद आपको हमेशा उसको मॉनिटर एवेल्युएट करते रहना है, आपको रिव्यू करना है मेथड्स की, भाई आप कैसे ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश कर सकते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस हो रहा है तो वो देखने जाओ, मतलब नॉर्मल पॉइंट है। देन इसके बाद बोल रहे हैं आपका नेक्स्ट काम है कि आपको अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो ये 7 काम है आपके एज एन फंक्शन किसके, इंटरनल ऑडिटर के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, और वो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप एक जो इंटरनल कंट्रोल का एक स्ट्रक्चर होता है, वो इंटरनल कंट्रोल के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। तो दे आर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स। पहला है हमारा क्या, तो वो है हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट कि किसी भी कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा है, सेकेंड है अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, और तीसरा उन्होंने कंट्रोल के प्रोसीजर क्या क्या लगा के रखे। तो इन्वायरमेंट, उसके बाद हमारा अकाउंटिंग सिस्टम, एंड तीसरा हमारे प्रोसीजर, कंट्रोल प्रोसीजर, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या बोला गया है, तो देयर शुड बी वेरियस फैक्टर्स, जैसे मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, कितना वो अवेयरनेस दिखाते हैं, क्या वो एक्शंस लेते हैं नहीं लेते हैं,
जो भी इफेक्टिवनेस है उसको ठीक करने के लिए या नहीं, उसको कम करने के लिए और उसको इंक्रीज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें के लिए बोला गया। अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस को आप कैसे प्रोसेस करते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे एनालाइज करते हो, कैलकुलेट करते हो, क्लासीफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो, वही पूरा IRPR वाला सिस्टम। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्रोसीजर। कंट्रोल प्रोसीजर हमारे लिए क्या हो गया कि भाई आपने अपने यहाँ पे कैसे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बना के रखे हैं सो दैट यू कैन अचीव द एंटिटीज़ का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे हमारे पॉइंट्स बोले गए एंड देन यू कैन लिंक इट विद अदर थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। देन ये हमारा बेसिक डिस्कशन था। अब जाएंगे और हम एक्चुअली में अपना इंटरनल ऑडिट का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं प्लान ऑडिट को। ठीक है, तो वही यहाँ पे आएगा कि इंटरनल ऑडिट को प्लान करेंगे, उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखने जाते हैं कि भाई आपको रिस्क देखनी है कि भाई कि आपके बिज़नेस प्रोसेस में रिस्क कितनी है। आपने रिस्क देख ली, उसके बाद क्या देखोगे, अच्छा इतनी रिस्क है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन इतनी रिस्क ले सकती है क्या, दैट इज़ रिस्क एपेटाइट, वो देखेंगे। उसके बाद देखने जाएंगे कि भाई आप इसमें क्या अपने एफर्ट्स डाल सकते हो तो ये पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस को बेटर करने के लिए, तो वो देखोगे। देन उसके बाद आप वैल्यू करोगे कि उसको वो कितना वैल्यू दे सकता है इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन को। एंड देन लास्ट में जाके आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे सारे ऑडिटेबल एरियाज़ को कवर कर पाओ। और टोटल में 5 पॉइंट्स में आया। सबसे पहले रिस्क देखो कि भाई आपके बिजनेस प्रोसेस में रिस्क क्या है, रिस्क देख लिया। उसके बाद देखो कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिस्क एपेटाइट है, क्या वो उतना रिस्क ले सकती है या नहीं। तीसरा फिर देखो आप क्या उसमें बेनिफिट, आप क्या अपने एफर्ट्स लगा के उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। चौथा देखो कि भाई आप क्या क्या वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को। एंड देन लास्ट में जाके आप ये देखो कि आप सारे ऑडिटेबल एरियाज़ को कवर कर रहे हो विद इन अ टाइम रेंज या फिर नहीं कर रहे हो। डन, आपने ये क्या करा, आपने ऑडिट को प्लान कर लिया। आप प्लान करने के बाद क्या करने जाएंगे, परफॉर्म करने जाएंगे। तो परफॉर्म करने में वही सिंपल स्टेप है। सबसे पहले क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो क्या बोला है, ऑब्टेन नॉलेज ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। जब नॉलेज लोगे तो किस से बात करोगे, तो मीटिंग करोगे कि स्टेक होल्डर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कि MP से। अंडरस्टैंडिंग लोगे इन्वायरमेंट की, ऑपरेशन की, उनका विजन मिशन, ये सारी चीज़ें समझोगे। ठीक है, उसके लिए आप SOPs पढ़ सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, आप ERP सिस्टम समझ सकते हो, MIS देख सकते हो, लॉज एंड रेगुलेशन देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ले लिया। फिर उसके बाद प्लानिंग करने जाते हैं। तो यहाँ पे इनके अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट चलते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। देन इसके बाद जाके हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। मतलब ऑडिट में क्या कर रहे होते थे, अपने एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक है, तो आप सारा जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करोगे, परफॉर्मेंस चेक करके जाओगे, चेक करोगे करेक्टनेस एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, एंड इसके बाद जाके आप ऑडिट चेक करने जाओगे। ऑडिट चेक मतलब एनालाइज करना, आपने जो भी कलेक्ट किया है और सारा डेटा उस पर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे। की ट्रेंड्स वगैरह देखोगे कि भाई ये हमें किस फॉर्म में जा रहा है, सारे एनालिटिकल्स टूल को यूज़ करोगे। अब देखोगे कि भाई जो भी काम है वो एज़ पर ऑडिट वर्क प्लान हुआ या नहीं हुआ। कुछ आपको इश्यूज़ दिखे तो वो देखोगे, कंट्रोल गैप्स दिखे तो वो देखने जाओगे। तो उसका एक प्रॉपर लिस्ट बनाने जाओगे। तो प्रॉपर अच्छे से एनालाइज कर लिया, उसके बाद जाके रिपोर्ट करोगे। आप रिपोर्ट में क्या क्या लिखोगे, आपने इश्यूज़ लिखोगे, आपने क्या क्या कवर किया वो लिखोगे, कुछ चीज़ों को आपने छोड़ा तो वो लिखोगे, किस पीरियड को कवर किया, क्या समरी आई, फिर रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से क्या क्या थे, आप मैनेजमेंट का एक्शन प्लान क्या था, एक्शन टेकन रिपोर्ट देखोगे। तो उसके बाद जाके क्या करोगे, फाइनल में आप अपना एक रिपोर्ट दे दोगे किसको, ऑडिट कमेटी को। तो ये हो गया, दिस इज़ दी होल प्रोसीजर जो हमें फॉलो करना होता है जब हम काम करेंगे। सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग लेना, उसके बाद प्लानिंग करना, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करना, उसके बाद जाके एनालाइज करना, एंड देन लास्ट में जाके रिपोर्ट दे देना। तो अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पे बोला हुआ है नॉलेज लेना, देन प्लानिंग इज़ ऑडिट प्लानिंग, देन उसके बाद एविडेंस को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लेना, ऑडिट चेक करना एंड रिपोर्टिंग करना। रिपोर्ट में देन इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट देके अपने आप में स्पेसिफिक पूरा अलग से पॉइंट डिस्कस किया गया है। तो रिपोर्ट के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आप क्या दोगे, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दोगे, उसमें आप सारे की ऑब्जर्वेशंस को हाईलाइट करोगे। आप डिटेल दोगे मैनर जिसमें आपने असाइनमेंट को कंडक्ट किया है, सारे की फाइंडिंग्स बताओगे। आप रिपोर्ट को इशू करोगे किसको, टू दी ऑडिटी। ठीक है, और उसमें आप उनकी कॉपीज़ भी शेयर कर सकते हो टू द लोकल एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ठीक है, जब आप पीरियोडिक बेसिस पे आप क्लोज कर रहे होगे किसी भी पीरियड को, तो उस टाइम पे आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देते हो टू इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज़ की, टू जो भी किसने बनाई होगी, जो बनाई होगी चीफ इंटरनल ऑडिटर ने क्वार्टरली बेसिस पे, और दोगे किसको, तो ऑडिट कमेटी को दोगे।
ठीक है। देन इसके बाद बोला हुआ है कि भाई आप उसमें क्या क्या लिखने जाओगे, तो सब कुछ नॉर्मल जो बातें हैं, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, अप्रोच, आपने स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट कंप्लाई किए है या नहीं किए हैं, दैट इज सी। इसके बाद एग्जीक्यूटिव का समरी दोगे जिसमें की ऑब्जर्वेशंस बताओगे, करेक्टिव एक्शंस क्या रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट के द्वारा वो बताओगे, और किस टाइप का अश्योरेंस दे रहे हो आप वो बताओगे कि आपका ऑब्जर्वेशन से कैसा अश्योरेंस आ रहा है ऑन द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। इसके बाद आपको क्या देना है, इसके बाद आपको इंटरनल ऑडिट का एक रिपोर्ट देना है। इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट में क्या क्या लिखने जाना है, तो उसमें लिखने जाना है आपका बेसिस क्या है। बेसिस मतलब आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर कंडक्ट किया, किस लिए किया, क्या क्या एविडेंस गैदर किए, ठीक है, उसके ऊपर क्या आपका फाइंडिंग निकला, क्या कंपनी के कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिस्क एंड सिग्निफिकेंस बताने जाओगे आपके ऑब्जर्वेशन की, और वो सारी चीज़ों को आप क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। ये हो गया। इसके बाद क्या करने जाएंगे, इसके बाद हम ये बोलेंगे हमने सारा काम स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट के हिसाब से किया है, दैट इज सिया, वो कंप्लाई किए हैं। फॉर्म एंड कंटेंट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही करना है, प्रोफेशनल जजमेंट और चॉइस है, और जो हर इंसान के प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो सकता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन करोगे, जो आपका कॉपी ऑफ ड्राफ्ट और फाइनल इंटरनल ऑडिट है वो आप अपने पास रखोगे। ए प्लान एक्शन मैनेजमेंट का एक्शन प्लान जो भी है वो साइन करा के आप अपने पास रखोगे। ठीक है। देन लास्ट में एक फॉलोअप आता है। फॉलोअप मतलब क्या होता है बेसिकली, तो जो भी आपने पहले बोला, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपने इंटरनल ऑडिट किया होगा, तब भी आपने रिपोर्ट दी होगी, तो उस टाइम पे भी तो आपने बोला होगा कि ये चीज़ों को ठीक करो, तो क्या मैनेजमेंट ने वो चीज़ों को ठीक किया या नहीं किया वो भी तो आप चेक करते रहोगे। तो उसको चेक करते हैं, उसको हम एक जगह पे लिखने जाते हैं और उसको बोला जाता है एक्शन टेकन और रिपोर्ट, ATR शॉर्ट में। ठीक है। तो वो जो पहले वाले ऑडिट के ऊपर आपने जो इश्यूज़ निकाले थे उनका अभी तक कहाँ तक काम पहुँचा वो हो गया। डन। यहाँ तक हमारा मेजर सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक टॉपिक आता है इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए। तो इधर 2 पॉइंट्स हैं, एक है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और दूसरा है क्या डिफरेंस है। पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे तो देखो, जो इंटरनल ऑडिटर काम करेगा उसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए भी सेम ही रहता है। जैसे इंटरनल ऑडिटर्स देखने जाता है कि क्या अकाउंटिंग सिस्टम है, क्या इंटरनल कंट्रोल है, क्या फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्या वो प्रॉपर्ली इफेक्टिवनेस वर्क के साथ वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यही सारा काम हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर भी कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो काम है इंटरनल ऑडिटर का और जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, वो भी हमारा काफ़ी मैच है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो भी इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहा होता है, वो भी रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा होता है, वो भी वेरिफिकेशन ऑफ असेट कर रहा होता है, एज वेल एज इंटरनल ऑडिटर भी वही कर रहा है। ठीक है। मैथडोलॉजी, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था ना, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो सारी चीज़ें, तो अगर वैसा होगा तो आपको रखना पड़ेगा। सेम स्टैट्यूटरी ऑडिटर रखना भी हमारा लिए ज़रूरी है। तो वो हो गया, इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है पर दोनों को। उसके बाद क्या बोला है, जो इंटरनल ऑडिटर काम करता है उसके बेसिस पे आप जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अपना नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट क्या हो गया, तो वो हो गया। तो ये यहाँ पे हमने इन दोनों को लिंक करके बोला है एक दूसरे के साथ में। देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट इनका डिफरेंस हो सकता है कि भाई डिफरेंस के रूप में के तरीके से बता दो। तो नॉर्मल एक तो डेफिनेशन बोल सकते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं कि भाई इंटरनल ऑडिटर का क्या काम है, तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी चेक करना। एक्सटर्नल ऑडिटर का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना कि वो एक्यूरेट और वैलिडेट है या नहीं। इसके बाद इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो मैनेजमेंट करती है। एक्सटर्नल ऑडिटर को मेंबर्स करते हैं। यूज़र कौन है रिपोर्ट के, तो इधर मैनेजमेंट है, उधर हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे। ये कंटिन्यूस चलता रहता है, वो 1 इन अ ईयर होता है। ये इफेक्टिवनेस चेक करता है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की। वो ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और उसके ऊपर ओपिनियन दे दिया जाता है। ठीक है। जो हमारा इंटरनल ऑडिटर होता है वो कम इंडिपेंडेंट होता है, और हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर जो ऑडिट कर रहे होते हैं वो लोग इंडिपेंडेंट पर्सन होना कंपलसरी है। फिर इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो आता है ऑडिट ट्रायल के ऊपर कि भाई ऑडिट ट्रायल क्या है। अभी रिसेंट में आया ना एडिट लॉक वाला फीचर, वो उसमें क्या बोला हुआ है कि वो एक एविडेंस के ट्रेल बना देता है जिसमें आप वो एक कोई भी इंसान है वो ट्रेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, और वो ट्रेस कर करके बैक टू द ओरिजिनल इनपुट सोर्स पहुंच सकता है कि भाई ये क्या है। इस पे जो वो डेटा है वो डेटा क्रोनोलॉजिकल हिसाब से सेट होकर रखा होता है। ठीक है। उसका पूरा रिकॉर्ड बन जाता है। उसमें आप ये देख सकते हो कि चेंजेस कब किए गए हैं, किसने किए गए हैं, क्या डेटा चेंज किया है, तो वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। टाइम स्टैम्प दिख जाएगा, यूज़र आईडी दिख जाएगा। ठीक है।
जब डेटा चेंज हुआ था तो सक्सेस है, फेलियर है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड होता है ऑलरेडी, तो वो डायरेक्टली कैप्चर कर लेता है सारा डेटा बेस को और अपने पास रख लेता है। एज एन इंटरनल ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी है कि भाई इंटरनल ट्रेल जो हो वो डिसेबल ना हो, डीएक्टिवेटेड ना हो, सबके पास अपनी अपनी इंडिविजुअल यूज़र आईडी हो, किसी को भी शेयर नहीं करनी है। कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो ऑथोराइज होने चाहिए, उसके लिए लॉग मेंटेन होना चाहिए। एक्सेस जो है वो ऑडिट ट्रेल का सबको नहीं देना है, वो डिसेबल होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और अगर दे भी रहे हो तो उसका एक लॉग मेंटेन करो। पीरियोडिक बैकअप्स लेने हैं और वो अपने पास रखने हैं। तो ये सारा हमारा पूरा बात कर रहा था किसके बारे में, तो दैट इज़ हमारा इंटरनल ऑडिट।